वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आगामी माह के जो भी बिल वगैरह है वो सारे काम है एफएमएस 3.0 से होंगे। इसके अलावा एम्प्लॉय की जो आईडी है या उसका रजिस्ट्रेशन है, उसकी ज्वाइनिंग है, रिलीविंग है, सारी जो भी प्रोसेस होगी वो एफएमएस 3.0 के माध्यम से होगी। जो काम पहले एसआईपीएफ या पे मैनेजर से होता था वो सारा काम है एफएमएस 3.0 से होगा। अब इस संबंध में जैसे कोई कार्मिक नवनियुक्त कार्मिक है, उनकी अगर आपके आईडी बनानी है या उनकी रजिस्ट्रेशन एफएमएस 3.0 पे करना है तो उसके लिए क्या क्या जानकारी की जरूरत होगी। तो मैं दो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट है, एक शॉर्ट में है, एक उसको वापस डिटेल में बताया गया है, वो फॉर्मेट आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको क्या क्या डिटेल्स एम्प्लॉय से आवश्यकता पड़ेगी या एम्प्लॉय अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स है वो तैयार रखे। अगली वीडियो में मैं किसी कार्मिक जो नवनियुक्त कार्मिक को होगा और उनकी अगर फीडिंग करनी होगी तो मैं पूरा प्रोसेस उनकी डिटेल्स को फीड करके लाइव भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी आपको बता दूं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स है वो आपको आवश्यकता पड़ेगी या कौन कौन सी जानकारी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आपके सामने जैसे पहले तो ये आदेश मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन कल ये आदेश आया था परिपत्र, जिसमें सभी कार्मिकों को अपना एम्प्लॉय जैसे आईपीएस 3.0 पे जाकर के ईएसएस में जाकर के प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में था। तो उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी, अगर वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करेंगे जैसे फॉर्मेट की कि किस तरीके से या क्या क्या डिटेल्स आपको आईपीएस 3 पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक होगी। तो सबसे एक शॉर्ट में आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको नाम, उसके बाद फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडोअर है, जो भी आपकी कैटेगरी लागू होती है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी फीडिंग है वो आपकी आईपीएस 3.0 पे होगी। उसके बाद में स्पाउस का नाम, अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस का नाम, यानी अगर पुरुष है तो पति है तो पत्नी का नाम, अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी है। डिसेबिलिटी अगर लागू है, यानी अगर यस है, दिव्यांगता है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है, और यस है तो उसके लिए आपको इनक्लोज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट भी अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में ब्लड ग्रुप आपको अपना एंटर करना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस या पेरेंट डिपार्टमेंट, आप किस विभाग में, मूल रूप से किस विभाग में है, करंट डिपार्टमेंट, अगर आपका डिपार्टमेंट अभी कोई चेंज हो गया है, आप मूल रूप से किसी विभाग में है और वर्तमान में किसी दूसरे विभाग में है, तो वो आपको मेंशन करना है। लागू होता हो तो करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको होम स्टेट कौन सा है, यानी मूल राज्य कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होम टाउन कौन सा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे उसमें से टाउन के नाम अपने आ जाएंगे। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, आपका वर्तमान पता और आपका जो स्थायी पता है वो एंटर करना पड़ेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारे रूरल अर्बन जो भी है, ग्रामीण शहरी, वो करना पड़ेगा। जीपीएफ नंबर, जीपीएफ 2004 के नंबर आपके अगर आगे हैं तो वो एंटर करने पड़ेंगे। एसआई के नंबर, आरजीएसएस कार्ड आपके बना हो तो उसके नंबर, पासपोर्ट अगर आपके है तो उसके नंबर। और एक इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो पूछ रहा है कि इज एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं तो आपको यस करना है, नहीं था नो। अगर आप यस करते हैं तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी सर्विस कैटेगरी, यानी आप स्टेट सर्विस में है, सबऑर्डिनेट में है, मिनिस्ट्रियल में है, क्लास 4th है, जो भी कैटेगरी आप जिस पद पे है उसके अनुसार कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सर्विस सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में आपके जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस है या मिनिस्ट्रियल सर्विस है या राजस्थान क्लास 4th सर्विस है, जो भी आपकी लागू होती हो वो आपको अगर इंटर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ एक तो अपना जो भी फोटो है वो आपको पास में रखना पड़ेगा, और फोटो जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी जो भी वहाँ अलाउ होगा वो आपको कन्वर्ट करके उसमें रखना पड़ेगा। केबी भी उसकी फिक्स है तो जो भी केबी होगी वो उस हिसाब से आपको फोटो है वो एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। ज्वाइंट फोटो अगर अवेलेबल है तो वो भी आपको एक ऑप्शन है, वहाँ आपको अपडेट करना है। उसके बाद में आपके साइन डेट वगैरह है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यानी आईपीएस पे डाटा अपलोड करने के लिए। तो जो भी स्व प्रमाणित प्रतियां हैं वो आपको एक बार अपने जो भी डीडीओ है उनको देनी है, ताकि वो आपका सारा रजिस्ट्रेशन का काम है वो कर सके। पहला काम है जन आधार कार्ड, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट इस जो आईपीएस 3.0 में है वो जनाधार है। जनाधार से सारा डाटा फैच होगा। तो अगर जनाधार में आपके अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सबसे पहले आप उसको अपडेट तुरंत करवा लें, ताकि बाद में समस्या नहीं आए। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो सेल्फ अटेस्टेड देने हैं, तो जनाधार है, कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है, नवनियुक्त है और पैन कार्ड नहीं बनाया हुआ है, तो आप मात्र 2 घंटे में अपना ई पैन कार्ड है वो बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के संबंध में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना करके लाइव आपको बताया हुआ है
कि किस तरीके से पैन कार्ड आपके 2 घंटे में पैन कार्ड आपके ईमेल में आ जाएगा। उसके बाद में डाक से पैन कार्ड आता रहेगा। आरजीएसएस कार्ड आपका है तो वो उसमें उसके नंबर वगैरह आपको फीड करना पड़ेंगे। इसकी फोटोकॉपी आपको डाउनलोड कर लेनी है आरजीएसएस कार्ड की। इसके अलावा डेट ऑफ सर्टिफिकेट में आपके जैसे 10th का जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके लागू होता हो तो वो। इसके अलावा पे मैनेज दर्ज बैंक खाता, यानी आपके जो भी अकाउंट है उसके बैंक खाते की जो पासबुक का मेन पृष्ठ या कैंसिल चेकबुक की प्रति है वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके लागू होता है, दिव्यांग कोटे से आपका अगर सर्विस है तो वो। उसके अलावा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर पास में है तो ठीक है, अन्यथा जरूरी नहीं है। आपका सिंगल फोटो, आपका जॉइंट फोटो अवेलेबल है तो जॉइंट फोटो और सिंगल फोटो दोनों है। अगर आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं तो उसके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है वो आपको करने पड़ेंगे। इस तरह से ये फॉर्म अगर डिटेल में देखें तो और कौन कौन से जो भी कॉलम वहाँ FMS 3.0 पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन से कॉलम आएंगे, कौन कौन सी जानकारी चाहिएगी, तो उसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल, ये अलग अलग भागों में इसमें डिटेल्स होगी। जैसे किसी साथी ने अगर किसी कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाला है उनका अगर पेंशन प्रकरण तैयार किया हो तो उसमें भी 6-7 जो भाग है इंफॉर्मेशन के, उसी तरह से इसमें भी भाग है जिसमें पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में सर्विस डिटेल है, उसके बाद में एड्रेस डिटेल है, उसके बाद में बैंक डिटेल है, फैमिली डिटेल है, नॉमिनेशन है और पे एंटाइटलमेंट। इस तरीके से 6 जो पार्ट है। अब एक एक पार्ट में आपको क्या क्या जानकारी चाहिएगी। तो पहला तो होगा कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, आपको पहले ही ऑप्शन में ये यस या नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जनाधार आईडी एंटर करनी है। जनाधार की मेंबर आईडी है वो लगभग ऑटोमेटिक आ जाएगी, फैच होकर के, नहीं आती है तो आपको एंटर करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय आईडी आपकी है, एंटर करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है। अगर मान लो किसी का मिडिल नेम नहीं है और फर्स्ट और लास्ट, जैसे अशोक कुमार है, आगे कुछ नहीं लगाते हैं तो फर्स्ट में अशोक लिख दें और लास्ट में कुमार लिख दें, मिडिल खाली छोड़ दें। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, हाइट आपकी सेंटीमीटर में मेंशन करनी पड़ेगी, वो भी कॉलम है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, ए बी या ओ या ए बी, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, जो भी है, प्लस माइनस या जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका पहचान का चिन्ह, आपके शरीर पे कोई चोट का निशान है, कोई तिल का निशान है या जो भी पहचान का है, जैसे आप आरपीएससी वगैरह के फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपने मेंशन किया होगा, तो वो मार्क आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपके फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स जो भी कैटेगरी है, वाइफ या हस्बैंड का नाम यानी आपके स्पाउस का नाम, डिसेबिलिटी स्टेटस आपकी यस या नो, दिव्यांग है तो यस अन्यथा नो, आपकी ईमेल आईडी, और डिसेबिलिटी है तो किस टाइप की है वो टाइप, यहाँ से आपके जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा उसमें अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होगी, यानी लोकोमोटिव है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या जो भी आपके लागू होती है वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। होम स्टेट आपके राजस्थान आ जाएगा या जो भी है। उसके बाद में आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, होम टाउन उसी में से आपको सेलेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी आपको जनरल, एससी, ओबीसी जो भी कैटेगरी ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से करनी है। रिलीजन आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो करना है। पैन नंबर आपके एंटर करने पड़ेंगे और अगर बिलोंग टू माइनॉरिटी है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और ये समस्त प्रविष्टियाँ आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर में करें ताकि फीडिंग करने में आपकी आसानी रहे। और जो पहला जो पेज है पर्सनल डिटेल का, उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तो पासपोर्ट साइज का फोटो, 10वीं की मार्कलिस्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और नॉमिनी के साथ संयुक्त फोटो आपका जो जॉइंट फोटोग्राफ है। ये डिटेल्स आपके पेंशन के प्रकरण में भी ये जानकारी चाहिएगी। और आपके FMS 3.0 पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी ये सारी डिटेल्स जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में बात करेंगे दूसरा जो इसका भाग होगा, उसमें सर्विस डिटेल्स आपको फीड करनी पड़ेगी। सर्विस डिटेल में आपके सर्विस की कैटेगरी, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, जो भी मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, जो भी आपके लागू होता हो, सब कैटेगरी आपकी जो भी लागू होती है वो करना है। उसके बाद में डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर के अनुसार आपका क्या पद है वो उसी ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप जो सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आ जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। सर्विस स्टेटस में आपको जैसे परमानेंट है, प्रोबेशन है, टेम्पररी है, जो भी लागू होता हो, सब सर्विस स्टेटस का अगर कोई है तो वो करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस में भी आपके जो भी ऑप्शन आते हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटाइटलमेंट में भी आपके 7th पे, फिक्स पे है, जो भी है वो, गेजेटेड या नॉन गेजेटेड आपका जो भी पद है उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। सर्विस कोटा आपके अगर कोई है, किसी विशिष्ट कोटे में लगे हुए हैं, जैसे डाइवोर्स कोटे में है, प्लेयर कोटे में है, या एनए अगर लागू नहीं होता तो एनए जो भी होगा वो सिलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, आपकी जो नियुक्ति आदेश है उसके क्रमांक आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। नियुक्ति आदेश ऑर्डर, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। वो सारा ये कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट भी आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, आपका वर्तमान में पद क्या है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
पेरेंट डिपार्टमेंट आपका जो मूल विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग जो भी है, वो आपको एंटर करना पड़ेगा। करंट डिपार्टमेंट, अगर आप मूल विभाग से किसी दूसरे विभाग में है तो वर्तमान में जिस विभाग में है वो सिलेक्ट करना है। दोनों कॉमन है तो कोई समस्या नहीं। और डेजिग्नेशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपको जो अपॉइंटमेंट किया है, आपको नियुक्त कर रहा है, तो उसको नियुक्त अधिकारी कौन है। जैसे मान लो तृतीय श्रेणी की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। द्वितीय श्रेणी में ज्वाइंट डायरेक्टर, और अगर मान लो व्याख्याता के रूप में आप लगे हैं तो आपके डायरेक्टर महोदय वो अथॉरिटी होंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है उसमें एक डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहली नियुक्ति के समय आपका पद क्या है वो आपको एंटर करना है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान कार्यालय में आपका पद क्या है, हो सकता है कि आपका पद कोई अलग हो तो वो आपको एंटर करना है। फिर सुपरनिवेशन डेट, यानी आपकी सेवानिवृत्ति तिथि कैसे कौन सी होगी, तो जिस भी महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके 60 साल जोड़ करके उस महीने की अंतिम तारीख है वो आपकी सेवानिवृत्ति तिथि हो जाएगी। जैसे मान लो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/79 या 78 है, तो आपकी 15/7 की जगह 31 जुलाई, यानी जो भी जुलाई की लास्ट तारीख होगी, और उसमें 60 जोड़ देंगे तो जो भी 2038 या जो भी आएगा वो होगा। ज्वाइनिंग टाइम आपका फोरनून या आफ्टरनून, मध्याह्न पूर्व या पश्चात, जो भी आपके लागू होता है वो आपको करना है। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, अगर रेगुलर सर्विस आप ज्वाइन कर रहे हैं तो किस तारीख को कर रहे हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वो तारीख जो भी इसमें लागू होती है उसके पढ़ना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, वर्तमान डीडीओ के पास में आप कब ज्वाइन किए। अगर पहली नियुक्ति है तो सारी लगभग डेट से वो लगभग सारी एक होगी। आर यू गेटिंग पेंशन फ्रॉम प्रीवियस मिलिट्री सर्विस, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको अगर पुराने मिलिट्री सर्विस से अगर पेंशन मिल रही है तो यस, अन्यथा नो करना है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, ये भी यस या नो करना है। और आर यू गेटिंग सिविल सर्विस पेंशन, अगर आपको सिविल सर्विस पेंशन अगर कोई मिल रही है पहले से तो आपको यस करना है, अन्यथा जो डिफॉल्ट नो होगा वो आपको रहने देना है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी इस पेज के साथ में, उसमें आपको एक तो प्रथम कार्य नियुक्ति, जो भी नियुक्ति आदेश है आपका, यानी आपकी जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने जो आदेश जारी किया है, नियुक्ति आदेश है, जैसे डायरेक्टर महोदय के द्वारा, ज्वाइंट डायरेक्टर या डीओ या जो भी आपके अधिकारी हैं, नियुक्ति अधिकारी, उनके द्वारा। उसके बाद में कार्यग्रहण की प्रति, आपने जो कार्यग्रहण किया है उसकी प्रति, यानी कार्यग्रहण की एप्लीकेशन, और इसके अलावा कार्यालय आदेश जिसमें आपकी कार्यग्रहण की सूचना दी गई है वो आप अपलोड करें। और यहाँ स्थायीकरण आदेश, आपका जो भी प्रोफेशन अगर 2 साल बाद में होता है तो उसका स्थायीकरण अगर है तो वो आदेश करना और कार्मिक के साइन करें। ये हालांकि फॉर्मेट है तो इसमें जो भी लागू होता है उसकी आप PDF या इमेज या जो भी है वो उपलब्ध करा दें, ताकि इसकी इन सब की PDF है, जो भी आदेश है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट है, इसकी PDF है वो अपलोड होगी, तो ये आपके जरूरत पड़ेगी। अगला है एड्रेस का, तो एड्रेस में आपके 2 भाग होंगे, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अब कई लोगों का जिसकी नियुक्ति है पास में ही है तो वो सेम हो सकता है, और कई लोगों का जैसे अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति वगैरह है तो उनका परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है। प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी कार्यस्थल है वो है, जिसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, एरिया, ग्रामीण, शहरी, अर्बन या रूरल जो भी है, ब्लॉक है, पंचायत है, विलेज है, हाउस नंबर, पिन कोड वगैरह, ये सिलेक्ट करना है। असेंबली आपको सिलेक्ट करने का, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये तो आपके परमानेंट का हो गया, मूल निवास का हो गया। उसके बाद में आपको प्रेजेंट एड्रेस, यानी आपकी जहाँ नियुक्ति है वहाँ की विधानसभा कौन सी है, वहाँ के पिन कोड वगैरह ये सारी करनी है। और एड्रेस की जो भी है वो पुराने जिले या ब्लॉक के अनुसार करें, जो भी आपके ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से कर लें। अगला है बैंक डिटेल, काफ़ी सावधानी से आपको ये काम करना है। IFSC कोड आपको एंटर करना है, तो आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लगभग ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अगर फैच नहीं होता है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या एंटर करना पड़ेगा। बाकी IFSC जो कोड है IFSC, उसको आपको एंटर करते ही आपके बैंक का नाम और ब्रांच नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर बड़े ध्यान से फीड करना है, और कई बार अकाउंट नंबर है वो आपके कंफर्मेशन के लिए दोबारा भी इंटर पूछेगा, तो वो आप अच्छी तरह से एंटर कर लें। और लेटेस्ट बैंक पासबुक की जो भी फोटोकॉपी या PDF है वो आपको संलग्न करनी पड़ेगी, या आपके चेक बुक है उसकी में जिसमें अकाउंट नंबर मेंशन हो, IFSC कोड मेंशन हो, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी ऑप्शन वहाँ दिया हो आप उसके हिसाब से तैयार रखें डॉक्यूमेंट। फैमिली और नॉमिनेशन डिटेल्स में आपके जनाधार नंबर एंटर करने पड़ेंगे, और जनाधार से आपके मेंबर ID है वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी, नहीं होती तो आपको एंटर करना पड़ेगी। आपको नाम एंटर करना है, रिलेशनशिप, यानी जितने भी मेंबर परिवार के मेंबर हैं उन सभी की डिटेल्स आपको एक एक करके एंटर करनी पड़ेगी। अगर जनाधार अपडेटेड है तो जनाधार से लगभग डाटा सारा आ जाएगा, उसको आप एक बार चेक कर लेना है। और जैसे आपके स्पाउस का नाम है, हस्बैंड वाइफ जो भी है उनका नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर जो भी, फादर मदर जो भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति मैरिटल अनमैरिड जो भी है, फिजिकली डिसेबल्ड यस या नो है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर परसेंट डिसेबल है तो कितना % डिसेबल है, यानी 40% या उससे ऊपर है, दिव्यांगता, वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है, आश्रित है या नहीं है, नॉमिनी राजकीय सेवा में है या नहीं, यस या नो। आपके नॉमिनी है अगर वो भी सेवा में है तो यस करना है, अन्यथा नो।
अगर नॉमिनी सेवा में है तो उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ एंटर करनी है। लगभग वही जो डाटा है जो पे मैनेजर पे एम्प्लॉय की फीडिंग करते थे उस समय जो भी डाटा मांगते थे, इसमें ये डाटा लगभग सारा वो का वो है, बैंक से संबंधित और नॉमिनी से संबंधित। और एक से अधिक अगर नॉमिनी है तो उसकी सूचनाएं अलग से यानी और भी इसमें ऐड करके आपको करनी है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स, यानी आपकी जो पेमेंट की जो डिटेल्स है वो आपको फीड करनी है कि कौन सा पे कमीशन आपको मिलेगा, 7th पे मिलेगा, 6th पे मिलेगा, जो भी है 7th पे में फिक्स मिलेगा या जो रेगुलर है वो मिलेगा। डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड, आपका कौन सा पे बैंड है और कौन सा ग्रेड पे है, उसमें किस तारीख को आप जा रहे हैं, यानी आपकी सैलरी किस तारीख से शुरू हो रही है वो आपको, यानी कह सकते हैं आपकी जो कार्यग्रहण तारीख है वो आ जाएगी। पे स्केल आपकी क्या है वो आपको एंटर करनी है। और पे स्केल में जैसे L10 है, 12 है, 13, 14 जो भी आपके लागू होता हो वो आपको एंटर करना है। डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, वर्तमान पे स्केल आपको किस तारीख से मिल रही है, तो जैसे प्रोविजनल है तो LP10, LP11 वगैरह आ जाएगा, और नॉर्मली है तो L10, 11 जो भी है वो आ जाएगा। किस तारीख को आपको पे स्केल मिले वो, और बेसिक पे यानी मूल वेतन आपको अभी कितना मिल रहा है वो एंट्री यहाँ करनी है, और कार्मिक हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि IFRS 3.0 का मास्टर डेटा है वो आपको फॉर्म है वो किस तरीके से बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी कि ये डॉक्यूमेंट्स या ये डिटेल्स आप अपने पास रखें। और जब भी अभी जैसे मैंने चेक किया था तो आज जो भी वीडियो लॉगिन है उसमें अभी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है मॉड्यूल है वो काम करना शुरू नहीं किया है, तो यथाशीघ्र ये शुरू हो जाएगा। तो जो भी नवनियुक्त कार्मिक है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, अपने साथियों को जरूर शेयर करें, और जो जो जानकारी मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए हैं वो आप अपने स्तर पर तैयार रखें, और उसकी PDF या उसकी जो कॉपी है फोटोकॉपी अपने सेल पर से चढ़ाई वो भी तैयार रखें, ताकि उनको यथाशीघ्र है वो अपलोड किया जा सके, ताकि आपकी जो भी पे मैनेजर पे फीडिंग या पे मैनेजर पे जो फीडिंग होती थी अब वो IFRS 3.0 पे हो जाए, और आपकी जो भी सैलरी है वो यथासंभव यथा जल्दी आपकी रिलीज हो जाए। क्योंकि जो नवनियुक्त कार्मिक है उनका पे मैनेजर पे एम्प्लॉय आईडी बनाने का प्रोसेस है वो बंद हो चुका है, IFRS 3 पे अभी शुरू हो रहा है। काफ़ी DDO है उनको रोल असाइन हो गए हैं, अगर आपको रोल असाइन नहीं हुआ है तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है, और नहीं हुआ तो आपको क्या करना है वो भी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।